यूक्रेन और फारस की खाड़ी में युद्धों से यह स्पष्ट हुआ है, आधुनिक युद्ध अब तेजी से लंबी दूरी से लड़े जा रहे हैं। यूक्रेन में एफपीवी और मिड रेंज ड्रोन का सर्वव्यापी उपयोग होने के कारण मोर्चे की रेखाएं एक विस्तृत ग्रे जोन बन गई है, जो दर्जनों मील तक फैली हुई है। कुछ मामलों में अग्रिम मोर्चे से 50 मील पीछे भी कुछ सुरक्षित नहीं। इसी बीच फारस की खाड़ी में युद्ध अब ज्यादा दूरी से लड़ा जा रहा है। लॉन्ग रेंज ड्रोन और स्टैंड ऑफ मिसाइलें आसमान में उड़ रही है, सैकड़ों मील दूर तक हमला कर रही है। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AEW और AEWNC विमान या ड्रोन उस इलाके के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये लक्ष्य निर्धारण और समन्वय के लिए जरूरी डेटा प्रदान कर रहे हैं। इन खतरों से निपटने को डिटेक्शन और एरियल डिनायल सिस्टम्स लगातार उन्नत हो रहे हैं। आक्रामक हथियारों को अब दूर तक प्रभावी होना चाहिए और अब अमेरिका एक नया एयर लॉन्च्ड मिसाइल पेश करने जा रहा है, जो अमेरिकी सेना की पहुंच को पहले से कहीं ज्यादा दूर तक बढ़ा देगा। एयरफोर्स लॉन्ग रेंज वेपन या AFLRW। इस कार्यक्रम का लक्ष्य अगली पीढ़ी के एयर टू एयर और एयर टू सरफेस वेरिएंट्स की तैनाती है, जिनकी न्यूनतम रेंज 1000 नॉटिकल मील होगी। अब तक हम इसके बारे में क्या जानते हैं और ये कैसे निर्णायक बढ़त दे सकता है, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। जैसा कि उल्लेख किया गया है, 1000 समुद्री मील की दूरी अमेरिका की मौजूदा एयर लॉन्च्ड मिसाइलों से कहीं ज्यादा है। यह है AIM-120 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल के नवीनतम संस्करणों द्वारा दी गई 93 मील की अधिकतम रेंज से 10 गुना से भी अधिक है। या अमराम और लगभग 22 मील की रेंज वाले AIM-9X साइडवाइंडर से लगभग 50 गुना अधिक है। सच कहें तो अमेरिका की नवीनतम एयर टू एयर मिसाइलें अमेरिकी सेना की इन पुराने भरोसेमंद मिसाइलों की रेंज को काफी हद तक बढ़ा देती है। नई जॉइंट एडवांस टैक्टिकल मिसाइल AIM-260 JATM कम से कम 120 मील की अधिकतम रेंज देती है और नौसेना की सबसे अधिक रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल AIM-174B की गोपनीय रेंज 200 मील से अधिक आंकी गई है। लेकिन AFLRW का लक्ष्य उन दूरियों को 5 से 10 गुना तक बढ़ाना है। एयर टू सरफेस मिसाइलों के बारे में अमेरिका का शस्त्रागार उसकी एयर टू एयर मिसाइलों की रेंज से कहीं ज्यादा है। AGM-88 HARM एंटी रेडिएशन मिसाइल की रेंज सिर्फ लगभग 93 मील है और AGM-84 स्लैमर स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल की मिड रेंज लगभग 168 मील है। लेकिन AGM-158B JASSM ER लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की रेंज लगभग 620 मील है। AJM-158C LR AASM एंटी शिप वेरिएंट की रेंज लगभग 575 मील है और AGM-183 ARRW हाइपरसोनिक एयर टू सरफेस मिसाइल की रेंज लगभग AFLRW के बराबर है, जिसकी रेंज 994 मील है। फिर भी ARRW को छोड़कर, जिसे अभी तक तैनात नहीं किया गया है, AFLRW अमेरिका के मौजूदा शस्त्रागार की रेंज से कम 1/3 ज्यादा है। और जैसे जैसे हवाई युद्ध लंबी दूरी का होता जा रहा है, ये बड़ा फर्क ला सकता है, खासकर ताइवान और आसपास के क्षेत्रों में। अत्यधिक रेंज वाली एंटी एयर मिसाइलें खासकर AEW और AEWNC विमानों पर हमलों के लिए उपयुक्त होंगी। रिफ्यूलिंग टैंकर और अन्य महत्वपूर्ण हवाई संसाधन जो पीछे के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अब तक ये संसाधन कमोबेश बिना किसी रोक-टोक के काम कर रहे थे, जो हवाई निषेध रक्षा के कई स्तरों के पीछे सुरक्षित थे और मौजूदा अमेरिकी एयर टू एयर मिसाइलों की पहुंच से बहुत दूर थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अमेरिकी वायुसेना ने अगस्त के अंत में फ्लोरिडा के एगलिन एयरफोर्स बेस में AFLRW इंडस्ट्री डे की बैठक तय की है, ताकि प्रक्रिया शुरू हो सके। इस कार्यक्रम को गोपनीय रखा गया है और इसका मकसद रक्षा उद्योग के ठेकेदारों को शामिल कर AFLRW को जल्दी बनाना है। AFLCMC एयरफोर्स लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सेंटर अमेरिका की प्राथमिक हवाई, स्थलीय और समुद्री लक्ष्यों पर दूर से और तेजी से हमला करने की क्षमता बढ़ाने वाले एयर लॉन्च्ड लॉन्ग रेंज वेपन के अगली पीढ़ी के वेरिएंट्स तलाशे जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के नोटिस में कहा गया है, इरादा 2 वेरिएंट्स बनाने का है, एक एयर टू एयर या AA और एक एयर टू सरफेस या AS मिसाइल, जिसमें शुरुआती ध्यान AA वेरिएंट पर रहेगा। नोटिस के अनुसार दोनों AFLRW वेरिएंट्स की न्यूनतम सीमा 1000 नॉटिकल मील होगी और वे संबंधित AA लक्ष्यों को मारने में सक्षम होंगे। रक्षा योजना परिदृश्य 2.1 और 7.1 में AS लक्ष्यों को भी
तुरंत मारने में सक्षम होंगे। नोटिस में मॉड्यूलर कंपोनेंट्स और ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम्स की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। साथ ही सभी तत्वों को मिसाइल में जोड़ने के लिए मास्टर इंटीग्रेटर की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, या सभी को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने लंबी रेंज एयर लॉन्च्ड मिसाइलों पर विचार किया है। हालांकि AFLRW की रेंज अमेरिका द्वारा पहले कभी विचार की गई किसी भी रेंज से लगभग 3 गुना अधिक है। कोल्ड वॉर में एयरफोर्स ने एक लंबी दूरी की हाई स्पीड मिसाइल लगभग अपनाई थी, जो हवा और सतह दोनों लक्ष्यों को निशाना बना सकती थी। हालांकि उस मिसाइल की अधिकतम रेंज, जिसे एडवांस्ड स्ट्रेटेजिक एयर लॉन्च्ड मिसाइल कहा जाता है या ASALM, की रेंज अभी भी केवल 300 मील या 260 नॉटिकल मील ही होने की उम्मीद थी। शीत युद्ध के बाद के युग में अमेरिका ने अन्य लंबी दूरी की एयर लॉन्च्ड मिसाइल वेरिएंट्स जैसे जॉइंट ड्यूल रोल एयर डोमिनेंस मिसाइल के साथ भी प्रयोग किया था, या JDRADM। ये नौसेना द्वारा संचालित कॉन्सेप्ट 2008-2010 के बीच AIM-120 और AIM-9 दोनों को बदलने के लिए बनाया गया था। हालांकि इसने अत्यधिक स्टैंड ऑफ रेंज के बजाय गतिज प्रदर्शन और गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित किया। इसकी अनुमानित क्षमताएं संभवतः 54 से 81 समुद्री मील तक सीमित थी। 2010 के दशक में JDRADM विकसित होकर बंद हो चुके नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल NGM कार्यक्रम में बदल गया, जिसका लक्ष्य लगभग 86 से 108 समुद्री मील की रेंज हासिल करना था। हाल ही में लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट वेपन या LELW AIM-260, JATM और संभवतः AIM-174B का सीधा पूर्ववर्ती था। इसका डिजाइन लक्ष्य लगभग 108 से 200 समुद्री मील की रेंज हासिल करना था। इससे पहले 2026 में नेवी ने लंबी दूरी की एंटी रेडिएशन मिसाइल के लिए अनुरोध जारी किया था, जो हवाई और सतही लक्ष्यों को निशाना बना सके, जिसे एडवांस्ड एमिशन सप्रेशन मिसाइल या AESM नाम दिया गया था। हालांकि नौसेना ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस हथियार के लिए वांछित रेंज क्या हो सकती है। अमेरिका दशकों से एक शक्तिशाली लंबी दूरी की एयर लॉन्च्ड मिसाइल विकसित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन AFLRW के पैमाने जैसा कुछ भी नहीं। वास्तव में 1000 नॉटिकल मील की रेंज के आसपास भी कुछ कभी चर्चा में नहीं आया लगता है, कम से कम खुले तौर पर इन कार्यक्रमों के बारे में। हालांकि वायुसेना ने दिसंबर 2024 में कांग्रेस को दी रिपोर्ट में 1000 मील रेंज की एंटी एयर मिसाइलों की संभावना का जिक्र किया था। 1000 मील से ज्यादा रेंज वाले स्पेस बेस्ड सेंसरों के समर्थन वाले काउंटर एयर हथियार पारंपरिक रूप से सुरक्षित माने जाने वाले टैंकर जैसे विमानों के लिए खतरा बन जाएंगे। यह वायुसेना की 2024 रिपोर्ट में कहा गया। इसे नौसेना ने 2050 तक आकार लेने वाले अनुमानित खतरे के पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से के रूप में देखा। देखने से तो ऐसा लगता है अब इरादा यह है कि अगले कुछ वर्षों में AFRW को सेवा में लाया जाए। तो अचानक इतनी जल्दी क्यों? ये अमेरिका के विरोधियों की बढ़ती क्षमताओं पर वही प्रतिक्रिया है, खास तौर पर वह विरोधी जो AEW और AEW&C और लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों में भारी प्रयास और पैसा लगा रहा है। चीन ने हाल के वर्षों में अपनी AEW&C बेड़े और लंबी दूरी की हवाई निषेध क्षमताओं का विस्तार चिंताजनक स्तर तक किया है, जिससे वह एक सीमित क्षेत्रीय शक्ति से बदलकर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में गहराई तक शक्ति प्रक्षेपित करने में सक्षम हो गया है। विशेष चिंता की बात यह है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी या PLA ने पिछले दशक में अपनी AEW और AEW&C क्षमता 6 से 8 गुना बढ़ाई है। इस प्रक्रिया में उन्होंने अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे आधुनिक व विविध बेड़ा बनाया है। चीन ने टर्बोप्रोप KJ-500 का सीरियल उत्पादन शुरू किया है और अब उसके पास 60 से ज्यादा यूनिट्स हैं। 40 वायुसेना के पास और 20 से ज्यादा नौसेना के पास है। KJ-500 उन्नत डिजिटल रडार स्टिल्थ लक्ष्यों को बड़ी रेंज में पकड़ सकता है, जो बड़े विमानों के बराबर है। और भी चिंता की बात यह है, चीन ने KJ-600 भी पेश किया है। यह एक कैरियर आधारित AEW और AEW&C विमान है, जो अमेरिकी E-2 HAWK-E के समान है। यह विमान चीनी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को अपनी लंबी दूरी की रडार कवरेज के साथ संचालन की सुविधा देता है, जो जहाज आधारित रडारों की सीमा से आगे उनकी रक्षा और आक्रामक क्षमता बढ़ाता है। लेकिन ये क्षमताएं और भी अधिक बढ़ने वाली हैं। चीन अपने पुराने KJ-2000 को बदलने के लिए KJ-3000 विकसित कर रहा है। नया विमान अधिक ईंधन दक्षता और सहन शक्ति के लिए बनाया गया है और रडार शक्ति, साथ ही उच्च ऊंचाई वाला WZ-9 और उन्नत KJ-700 तैनात हो रहे हैं, ताकि कम दिखाई देने वाले विमानों का पता और जटिल युद्ध क्षेत्रों का प्रबंधन हो सके। इसके अलावा नई विशेष मिशन विमान जैसे Y-9DZ और Y-9LG
AEW&C कार्यों को शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक हमला और खुफिया जानकारी जुटाने के साथ जोड़ते हैं। ये उन्नत विमान चीन को एक ही मिशन में दुश्मन और उनके सिग्नल्स का पता लगाने, जैम करने और उनकी लोकेशन जानने की क्षमता देंगे। इन विकासों ने अमेरिका की निगरानी और युद्ध क्षेत्र खुफिया बढ़त काफी कम कर दी है। चीन ने भी लगातार बढ़ती दूरी पर खतरों से निपटने के लिए लंबी दूरी के आक्रामक और रक्षात्मक हथियार विकसित किए हैं। वे लंबी दूरी की एयर लॉन्च मिसाइलें तैनात कर रहे हैं जो AFLRW के बराबर या बेहतर हो सकती है। चांगजियांग 20 या CJ-20 ये एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसे एक 6 के बॉम्बर द्वारा ले जाया जाता है और इसकी अनुमानित रेंज लगभग 930 से 1240 मील है। यह सीधे AFLRW की न्यूनतम आवश्यकता से मेल खाता है। H-6K प्रशांत महासागर में दूर तक उड़कर दूरस्थ लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। चीन पहले से ही अपनी YJ-21 हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का एक एयर लॉन्च वेरिएंट तैनात करता है जिसे H-6K बॉम्बर के साथ इस्तेमाल के लिए अनुकूलित किया गया है। इसकी रेंज लगभग 932 मील है और इसकी गति मैक 6 से 10 तक है, लगभग 4566 से 7600 मील प्रति घंटा। ये AFLRW की तय रेंज से कम है, पर इसकी हाइपरसोनिक स्पीड कैरियर ग्रुप्स के लिए बड़ा खतरा है। चीन इन प्रणालियों को छोटे सामरिक विमानों जैसे J-10 के लिए भी सक्रिय रूप से इनके आकार को घटा रहा है, जिससे लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलों की पहुंच रणनीतिक बम वर्षकों से आगे बढ़ रही है। तो इस संबंध में इस मामले में अमेरिका और बाकी नाटो थोड़े पिछड़ रहे हैं। अमेरिका के बाहर गठबंधन के भीतर FRW जैसी मिसाइलें अभी भी विकास के चरण में है। एल्सा यूरोपियन लॉन्ग स्ट्राइक अप्रोच ये एक सहयोगी प्रयास है जिसमें यूके जर्मनी की एक द्विपक्षीय परियोजना शामिल है जिसका उद्देश्य 1240 मील से अधिक रेंज वाली नई क्रूज मिसाइल विकसित करना है। और फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम या FCAS SCAF जो फ्रांस, जर्मनी और स्पेन सहित कई देशों द्वारा विकसित किया जा रहा है, उसमें अगली पीढ़ी के लंबी दूरी के हथियारों की योजनाएं शामिल हैं। हालांकि इसकी सटीक रेंज की जानकारी गोपनीय रखी गई है। अब ताज़ा सैन्य और भू राजनीतिक खबरों के लिए इससे आपको सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझे कि ये क्यों मायने रखता है। यही हम यहाँ मिलिट्री शो में हर दिन आपको देते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर पर नजर रख सके। अब केवल आक्रामक लंबी दूरी की मिसाइलों की मारक दूरी में ही चीन को बढ़त नहीं है। इसने ऐसे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बनाए हैं जो 1000 नॉटिकल मील से आगे तक जा सकते हैं। HQ-19 चीन की प्रमुख 100 एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल या ABM प्रणाली है जो अमेरिका की थैड जैसी है। इसकी पुष्टि की गई इंटरसेप्ट रेंज लगभग 1620 नॉटिकल मील है। हालांकि यह मुख्य रूप से एक ABM प्रणाली है। इसकी रडार क्षमता और गतिज प्रदर्शन अमेरिकी AWACS फाइटर जेट, बॉम्बर व आने वाली मिसाइलों जैसे उच्च ऊंचाई वाले खतरों के खिलाफ हवाई निषेध में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन PLA के कुछ अभिजात सदस्य साफ तौर पर AFLRW जैसी मिसाइल की जरूरत मानते हैं जो AEW और AEW&C विमान और बॉम्बर जैसे अहम लक्ष्यों को निशाना बनाए। चीनी शोधकर्ताओं ने करीब 1080 समुद्री मील रेंज वाली नई हाइपरसोनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का प्रस्ताव रखा है। यह अमेरिका के लिए समीकरण बदलता है। इसका मतलब है कि अब अमेरिका की स्टैंड ऑफ मिसाइलें दूरी से दागी नहीं जा सकती, यानी चीन की वायु रक्षा सीमा से बाहर से। अमेरिका के बॉम्बर्स और फाइटर्स को मिसाइलें दागने के लिए चीन की लंबी दूरी की मिसाइलों की सीमा में जाना होगा। असल में इसका मतलब है कि अब अमेरिका की स्टैंड ऑफ मिसाइलें असल में स्टैंड ऑफ हथियार नहीं रही। इसी कारण अमेरिका में ऐसी मिसाइल विकसित करने की तात्कालिकता बढ़ गई है जो मुकाबला करे। चीन की क्षमता अब अमेरिका की अहम संपत्तियों को 1000 नॉटिकल मील से ज्यादा दूर से निशाना बनाने की है। साथ ही चीन के AEW, AEW&C और टैंकरों के बढ़ते बेड़े के साथ इसे अनिवार्य बना देता है, खासकर जब आप अमेरिका के ठिकानों और ताइवान में उसके सहयोगियों के बीच की दूरियां देखते हैं। जापान के ओकिनावा द्वीप पर स्थित अमेरिकी ठिकानों और ताइवान के बीच की दूरी लगभग 390 समुद्री मील है। और भी दूर गुआम पर एंडरसन एयरफोर्स बेस और ताइवान के बीच की दूरी लगभग 1500 समुद्री मील है। इसका मतलब है कि AFLRW से लैस विमान यदि पूर्वी चीन सागर या दक्षिण चीन सागर के उत्तरी छोर के ऊपर उड़े तो उपयुक्त टारगेटिंग डेटा मिलने पर वे चीनी मुख्य भूमि के भीतर सैकड़ों मील दूर के लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। AFLRW वायुसेना को हवा में उड़ रहे AEW, AEW&C विमान, टैंकर, बम वर्षक, निगरानी और टोही विमान
वह अनजान सामरिक जेट को भी निशाना बनाने का तरीका देगा। और भी खास बात यह है, मिसाइलें ऐसा करने में सक्षम होंगी बिना उन्हें इस बात का पता चले कि वे निशाना बनाए जा रहे हैं, कम से कम तब तक जब तक उनके लिए बच निकलना बहुत देर न हो जाए। इतनी दूर से लक्ष्य पर हमला करना सामरिक वायु शक्ति और सहायक विमानों को आगे और खतरनाक इलाकों में भेजने की जरूरत काफी कम कर देता है, खासकर किसी संघर्ष के शुरुआती चरणों के दौरान। लंबी दूरी की मिसाइलों से युद्ध क्षमता बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण विमानों को नष्ट कर पारंपरिक काउंटर एयर पैकेजों की जीवित रहने की क्षमता काफी बढ़ेगी। AFLRW मिसाइलें अमेरिकी वायुसेना के विमानों को एक और संभावित निर्णायक बढ़त भी देंगी। सामरिक मोर्चे के पास लक्ष्यों को निशाना बनाने में अधिक लचीलापन मिलेगा, लेकिन उनके मौजूदा उड़ान मार्गों से बहुत दूर प्रशांत क्षेत्र में हवा या सतह पर सक्रिय युद्ध के क्षेत्र आसानी से हजारों वर्ग मील में फैले हो सकते हैं। AFLRW मिसाइलें अमेरिका को पूरे क्षेत्र को बिना हर सेक्टर में विमान उड़ाए कवर करने देंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने फायदों के बावजूद अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च मिसाइलों का विकास कम क्यों हुआ है? जब युद्ध की सीमा बढ़ रही है तो इन मिसाइलों का विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता होना चाहिए था। तो जैसा आप देख सकते हैं, AFLRW के लिए अमेरिका की योजनाओं की तात्कालिकता से ही साफ है कि ये प्राथमिकता है, लेकिन इसे पूरा करना आसान नहीं है। अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड मिसाइलों के विकास में अनोखी चुनौतियां होती हैं। सबसे पहले उन दूरियों पर महत्वपूर्ण प्रणोदन और वायुगतिकीय सीमाएं होती है जिन्हें पार करना जरूरी है। इतनी अधिक दूरी हासिल करने के लिए वास्तव में मौजूदा एयर टू एयर मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले सामान्य रॉकेट मोटर्स से आगे बढ़ना पड़ता है। इन मिसाइलों को शक्ति देने के लिए इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक ठोस ईंधन रॉकेट बहुत जल्दी जलकर खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद मिसाइलें अपनी बाकी उड़ान के लिए केवल गतिज ऊर्जा पर निर्भर रह जाती है। वायुमंडलीय घर्षण से 1000 समुद्री मील में ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती है। इस अंतर को दूर करने के लिए AFLRW को शायद मल्टी स्टेज आर्किटेक्चर चाहिए, जो एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे है। वैकल्पिक रूप से हाइपरसोनिक गति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उन्नत स्क्रैमजेट या रैमजेट प्रणोदन की आवश्यकता होगी। सभी हाइपरसोनिक मिसाइलों की तरह थर्मल लोड भी एक बड़ी चुनौती है। मैक 5 या उससे अधिक की हाइपरसोनिक गति पर 1000 नॉटिकल मील से अधिक उड़ान भरने से अत्यधिक एरोडायनामिक हीटिंग होती है। संरचनात्मक विफलता रोकने व आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक्स की सुरक्षा हेतु उन्नत रिफ्रैक्टरी सामग्री और सक्रिय कूलिंग सिस्टम जरूरी होते हैं, जिससे उत्पादन लागत और जटिलता काफी बढ़ जाती है। इतनी दूरी तय करने के लिए भी बड़ी मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है, जिससे मिसाइल बड़ी और खास तौर पर भारी हो जाती है। ये शायद उन विमानों की श्रेणी सीमित करेगा जो AFLRW ले जा सकते हैं। यह शायद केवल रणनीतिक बॉम्बर्स जैसे कि B-21 रेडर या B-52 से ही लॉन्च किया जा सकेगा। ये हथियार शायद आंतरिक बेओ के लिए बहुत बड़ा और छोटे फाइटर जेट्स के बाहरी पायलनों के लिए बहुत भारी होगा, जिससे उनकी रेंज या गतिशीलता में समझौता करना पड़ेगा। अब ये डिजाइन चुनौतियां सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। चीनी, रूसी, उत्तर कोरियाई, ईरानी, अन्य लंबी दूरी की एयर लॉन्च मिसाइल डिजाइनरों को भी वही भौतिकी और रसायन विज्ञान सीमाएं झेलनी होती है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण समस्या है जिसे दूर करना जरूरी है ताकि AFLRW वास्तव में प्रभावी हो सके। ब्लाइंड फायर गाइडेंस की समस्या। 1000 नॉटिकल मील दूर मिसाइल उड़ान के दौरान विमान या जहाज सैकड़ों मील आगे बढ़ सकते हैं। विमान का रडार पृथ्वी की गोलाई और रडार क्षितिज के कारण इतनी दूर लक्ष्य नहीं देख सकता, तो उन दूरियों पर मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म फायर एंड फॉरगेट एक्टिव रडार होमिंग पर निर्भर नहीं रह सकता। हवा में लक्ष्य मार्गदर्शन अपडेट करना होगा। ये मिड कोर्स अपडेट्स सैटेलाइट और ड्रोन जैसे ऑफ बोर्ड सेंसर से भेजे जाएंगे या अन्य विमान। इसके लिए एक मजबूत जैम प्रतिरोधी डेटा लिंक चाहिए जो चुनौतीपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर माहौल में भी काम करे। अमेरिका की डेटा लिंक प्रणालियों की क्षमताओं को अपग्रेड करना पड़ सकता है। अमेरिका के लिए सौभाग्य की बात है कि यह वह क्षेत्र है जिसमें उसके पास पहले से ही दुनिया की किसी भी सेना के मुकाबले सबसे बेहतरीन क्षमताएं हैं। मिसाइल को हमले के लिए सही क्षेत्र तक लाना ज्यादा कठिन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक क्षेत्र अब भी है जहां अत्यधिक दूरी पर सटीक हमला करना गंभीर तकनीकी चुनौती है। टर्मिनल फेज के दौरान सीकर की संवेदनशीलता। जब मिसाइल लक्ष्य क्षेत्र में पहुंचती है, उसका ऑनबोर्ड सीकर खास लक्ष्य को अव्यवस्था और काउंटर मेजर्स के बीच पहचानता है। यह सब स्वायत्त रूप से बिना बाहरी मदद के करना होता है। AFLRW को ऐसे सीकर चाहिए जो टैंकर या AWACS जैसे उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को डिकॉय से पहचान सके, जिसमें संवेदनशीलता और प्रोसेसिंग पावर हो। और ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। असल में इन चुनौतियों से AFLRW के बारे में यह पता चलता है कि इसे वास्तव में एक स्टैंड अलोन हथियार
नहीं माना जा सकता। ये उस सिस्टम पर निर्भर है जिसे कई लोग भविष्य के युद्ध का केंद्र मानते हैं। एक बेहद आपस में जुड़ा हुआ किल वेब। यह किल वेब तृतीयक सेंसरों और अन्य सहायक तत्वों को बड़े नेटवर्किंग लेयर से जोड़ता है। ये हवा, जमीन, समुद्र और अंतरिक्ष में फैला है, यहाँ तक कि साइबर स्पेस में भी, और इसमें अमेरिकी सैन्य संपत्तियां शामिल हैं। सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं, AFLRW को सफलतापूर्वक लक्ष्य भेदने के लिए वेब से मिले डेटा का रियल टाइम फ्यूजन जरूरी है, जिससे प्रशांत या यूरोप में चलते लक्ष्यों को ट्रैक किया जा सके। बिल्कुल, इस प्रक्रिया में भी अपनी चुनौतियां हैं। अगर चीन संचार जाम कर ले या अमेरिका के एवैक्स या सैटेलाइट सेंसर नोड्स नष्ट कर दे तो मिसाइल दिशा अपडेट नहीं कर सकेगी और चलायमान लक्ष्यों पर असर नहीं करेगी। ये मिसाइल के हार्डवेयर से हटकर कमांड और कंट्रोल नेटवर्क की मजबूती को बॉटलनेक बना देता है, जिससे मिसाइल से आगे कई नई चुनौतियां आती है। असल में AFLRW को यही उलझन चीनी पक्ष पर भी थोपनी चाहिए। चीन के AEW और AEW&C विमान और प्रमुख सेंसर जैसे रडार इंस्टॉलेशन को नष्ट करना भी वही असर डालेगा। इससे उसका कमांड और कंट्रोल नेटवर्क कमजोर पड़ जाएगा और उसकी अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों के मार्गदर्शन पर भी बुरा असर पड़ेगा। यही इंडो पैसिफिक में किसी भी संघर्ष में बड़ा फर्क ला सकता है। ये भविष्य की ओर संकेत है, जहां लक्ष्य से दूरी महत्वहीन होती जा रही है और लंबी दूरी तक सटीक हमले आम होंगे। शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, यह नेटवर्क केंद्रित युद्ध के नए युग की ओर इशारा करता है, जहां किल वेब सर्वोच्च है। जैसे ही AFLRW पर नई जानकारी मिलेगी, हम आपको अपडेट करेंगे। तो सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है ताकि आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिले। इस बीच इस वीडियो को देखें, जिसमें एक और अमेरिकी एयर लॉन्च मिसाइल के बारे में बताया गया है, जो शायद हवाई युद्ध को हमेशा के लिए बदल सकती है।